नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन काल में ओबीसी की कोई लड़ाई लड़ी? सिस्टम ने बनाया उनको, तो अभी संविधान उनको अछूत नहीं मानता है। जाति जनगणना की बात है, ये बहुत बड़ी बात आज की तारीख में बन गई है। तो क्या इन लोगों से बातचीत करके क्या रुख दिखाई देता है? पर ये संघ वाले भी चाहते हैं ऐसा ही प्रचार हो। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष आनंद और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है नागपुर में, और जहां पर वामसेफ का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन है। यहाँ पर राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का अधिवेशन है। वामसेफ के सभी ऑफशूट संगठनों के जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकास पटेल जी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे पिछड़ा वर्ग के इशू पर कई सारे ज़रूरी सवाल करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पटेल जी, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार आप काफ़ी समय से पिछड़े वर्ग के बीच में प्रचार प्रसार का आपका जो कार्य है, उसमें आप पिछड़े वर्ग को संगठित करने में क्या चैलेंजेस पाते हैं, आप ये जानना चाहते हैं? देश भर में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं। 3000 से ज़्यादा जातियां हैं। तो पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर जातीय चेतना ज़्यादा है, वर्गीय चेतना का अभाव है। तो ये जो जातीय चेतना है, ये कई बार पिछड़े वर्ग को पिछड़े वर्ग के नाम पर इकट्ठा नहीं होने देती, और इसीलिए लोकतंत्र में जो पिछड़े वर्ग की संख्या है उसके मुताबिक पिछड़े वर्ग के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है। उसका कारण यही है कि पिछड़े वर्ग के अंदर जो जातीय चेतना है और जो धार्मिक चेतना है, ये दो प्रकार की जो चेतना है वो इसके बारे में अवरोध है। पिछड़े वर्ग को पिछड़े वर्ग के नाम पर संगठित करने में जातीय चेतना और धार्मिक चेतना अवरोध है, और इसके आधार पर जो पिछड़े वर्ग को हक अधिकार से वंचित करने वाले लोग हैं वो पिछड़े वर्ग का समर्थन या तो धार्मिक चेतना के आधार पर धार्मिक भावनाओं को भड़का कर ले लेते हैं, या जातीय भावनाओं को भड़काकर पिछड़े वर्ग के लोगों का समर्थन ले लेते हैं, और बाद में उनके हक अधिकार के लिए कुछ नहीं करते, और इसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोग अधिकार वंचित रह जाते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कोशिश है कि पिछड़ा वर्ग के अंदर वर्गीय चेतना पैदा किया जाए, ताकि वो संगठित वर्ग के रूप में आ सके और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ सकें। अच्छा, ये चीज़ जैसे कई बार हम सुनते हैं कि जैसे ये है SC/ST एक्ट जो लगता है, तो SC/ST एक्ट क्योंकि OBC पे भी लग सकता है वो, तो ऐसे में जो MBC हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं, उनके बारे में ये रहता है कि उनका बहुत कन्फ्लिक्ट होता नहीं है, बहुत विवाद होता नहीं है जो SC/ST हैं उनके साथ में। उनकी मारपीट की घटना या इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती। कुछ जातियां जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देती हैं केवल। तो वो उनकी तरफ से ये बात आती है कि ये जो एक्ट है इसका उपयोग MBC पे नहीं होना चाहिए, ये नियम हटना चाहिए। तो क्या इस बात से आपकी सहमति है? देखिए, है क्या कि झगड़ा विवाद तो शेड्यूल कास्ट में भी होता है, या OBC या शेड्यूल कास्ट में भी होता है, या MBC या शेड्यूल कास्ट में भी होता है, तो या नहीं भी होता है। सवाल ये है कि जैसे कोई कानून है, तो कानून किस बात के लिए है? कानून इस बात के लिए है कि अगर कोई आदमी उनके साथ जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर भेदभाव करता है, उनको अछूत होने की वजह से उनको कोई व्यक्ति प्रताड़ित करता है, तो उसके लिए कानून है कि अछूत सिस्टम ने बनाया उनको, तो अभी संविधान उनको अछूत नहीं मानता है। तो इसलिए इसके बावजूद जो उनके साथ छुआछूत का बर्ताव करते हैं, उस भावना से ग्रसित होकर के उनका उत्पीड़न करते हैं, तो उनके खिलाफ में उनकी सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया। अब कानून गलत नहीं है, जैसे कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कानून है। कोई डकैती डालता है उसके खिलाफ कानून है। कोई किसी को मारता पीटता उसके खिलाफ कानून है। तो कानून गलत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार होता ये है कि इसका मिसयूज होता है। कई बार इसका मिसयूज होता है, और मिसयूज जो करने वाले लोग हैं वो करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो कराने वाले लोग हैं। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, या बहुत सारे इलाकों में जब हमने छानबीन किया इस प्रकार की जब घटनाएं हुई, तो उसमें ये जानकारी निकल कर के सामने आई कि पीछे से ब्राह्मण लोग हैं।
मान लो कोई ओबीसी का आदमी फूले साहू अम्बेडकरी आंदोलन में सक्रिय हो गया, तो थर्ड पार्टी का आदमी देखता रहता है कि ये ओबीसी और एससी की एकता बन रही है। अब इसको अगर विखंडित करना है, इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए कई बार फर्जी तरीके से इस प्रकार का ये जो एससी एसटी का कानून है इसका दुरुपयोग किया जाता है। तो कानून गलत है ये समस्या नहीं है, दुरुपयोग की समस्या है। नहीं, जैसे दूसरी बात ये है कि केवल शेड्यूल कास्ट के ऊपर तो अनटचेबिलिटी की वजह से उत्पीड़न होता है, वहीं जो मोस्ट बैकवर्ड है और इवन बैकवर्ड भी है, अखिलेश यादव तो बैकवर्ड ही है, उनका कमरा शुद्ध होया गया, तो उनके ऊपर भी कास्ट सिस्टम की वजह से, जाति व्यवस्था की वजह से उनका भी उत्पीड़न होता है, उनके साथ भी भेदभाव होता है। तो हमारा ये कहना है कि ओबीसी के लिए भी इस प्रकार का एक कानून बने, कोई एट्रोसिटी एक्ट बनना चाहिए जो उनके उत्पीड़न को रोक लगाए। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए है उसी प्रकार से ओबीसी के लिए भी बने। अगर ओबीसी के लिए भी इस प्रकार का कानून बनता है तो इससे ओबीसी के खिलाफ जो ये हो रही है उसमें रुकावट आएगी। आप समस्त ओबीसी के लिए चाहते हैं ऐसा कानून या एमबीसी के लिए चाहते हैं? नहीं, समस्त ओबीसी के लिए बनना चाहिए, क्योंकि समस्त ओबीसी उस दायरे में आते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी इलाके में कोई ओबीसी की जाति मजबूत हो, किसी इलाके में कोई ओबीसी की जाति कमज़ोर हो, लेकिन आम तौर पर जब ये देखा जाता है तो ओबीसी की जो हर जाति है वो किसी इलाके में बहुत कमज़ोर है तो किसी इलाके में अपेक्षाकृत मजबूत है, ऐसा दिखाई देता। अच्छा, एमबीसी की जातियों में भी जब हम देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी जातियों को कुछ इलाके में वो सक्षम दिखाई देती हैं आर्थिक रूप से, कुछ इलाकों में सक्षम नहीं है, तो ये तो एक आर्थिक सक्षमता का मामला हो गया। लेकिन वहीं दूसरा जो इसका फैक्टर है, जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, वो सेम प्रकार से ही लागू होता है। वो जो कर्मिक असमानता की व्यवस्था है, जो कास्ट सिस्टम की व्यवस्था है, वो सेम तरीके से ही लागू हो रही है, उसमें अंतर नहीं आ रहा है। और उसका बड़ा उदाहरण अखिलेश यादव जी है। अखिलेश यादव जी तो यादव समुदाय जो कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत सशक्त हो गया है, हालांकि बिहार में भी लोग कहते थे, लेकिन अभी जो गणना की रिपोर्ट आई उसमें तो ऐसी बातें दिखी नहीं। लेकिन ये जो सारी बातें हैं उसमें तो वही लोग दिखे आगे, यादव तो आगे नहीं दिखे। तो ये जो आर्थिक मामला नहीं है इसका कोई, इसका जो मामला है, इसका मामला ये है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिन लोगों को शूद्र बनाया गया, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाया गया, जिनको अछूत बनाया गया उनके लिए कानून बन गया, मगर जिनको शूद्र बनाया गया उनके लिए कानून नहीं बनाए गए, तो उनके लिए कानून बनना चाहिए। अच्छा, तो ये जैसे ये कास्ट सेंसस का जो सर्वे हुआ बिहार का, तो इस कास्ट सेंसस सर्वे को लेकर क्या पिछड़ा वर्ग में पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर उनके अंदर कितनी इस चीज़ को लेकर कुछ चेतना जागृत हुई है कि सभी जगह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कि धार्मिक चेतना ज़्यादा है अभी प्रभावी उनके ऊपर? कास्ट सेंसस को लेकर चेतना जागृत हुई है, इसलिए तो आरएसएस के लोगों को अपना बयान बदलना पड़ रहा है बार बार। वो खुद ही कंफ्यूज है कि हमें समर्थन करना है कि विरोध करना है। कन्फ्यूजन की स्थिति तो इसीलिए है कि पिछड़े वर्ग के लोगों में ये भावना बड़े पैमाने पर पैदा हो गई, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने बयान दिया कि हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहता है जनगणना होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि आपका शीर्ष नेतृत्व चाहता है तो आप कर क्यों नहीं लेते? सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, तो आपको कर लेना चाहिए। तो ये तो इस बात का सबूत है। जो कांग्रेस पार्टी मंडल कमीशन का विरोध किया, कालेलकर कमीशन का विरोध किया, आज उस पार्टी के लोग बार बार प्रस्ताव पास कर रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन इस बात का सबूत है कि लोगों की जनभावनाएं वो जाति आधारित जनगणना के लिए बन गई है। इसलिए इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भुनाना चाहते हैं, इसलिए वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जब तक जनभावना नहीं बनी थी कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ही जाति जनगणना की बात करता था। नहीं, वैसे तो ये है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कई लोगों ने अलग अलग बयान दिए, क्योंकि कई मुंह से कई बातें जब कही जाती तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कन्फ्यूजन इसलिए है
कि आरएसएस के जो लोग हैं, वो पुरोगामी लोग जो हैं, वो जिस आइडियोलॉजी को, जिस थ्योरी को लेकर चल रहे थे, तो शीर्ष नेतृत्व ने समझ लिया कि हमको चुनाव में समर्थन के लिए थोड़ा चेंज करना है। शीर्ष नेतृत्व ने समझ लिया, बाकी लोग नहीं समझ पाए, तो इसलिए वो पुराने ढर्रे पर चलते हैं। फिर उनको ऊपर से गाइडलाइन आती है, नहीं नहीं अभी चुनाव जीतना है, अगर आप कहोगे जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए तो फिर इससे तो ओबीसी नाराज़ हो जाएगा, फिर 24 के इलेक्शन का क्या होगा, इसलिए ऐसा मत बोलो। तो फिर वो उसमें कई प्रकार के बयान आने का जो कारण है, वो कारण ये है कि शीर्ष नेतृत्व परिस्थितियों का आकलन कर रहा है और वो समझ रहा है कि अमित शाह ने भी कहा कि हम जाति जनगणना के विरोधी नहीं हैं चुनाव में, तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जो ओबीसी के अंदर जाति जनगणना की बात है, ये बहुत बड़ी बात आज की तारीख में बन गई है। तो वो उसको मतलब इग्नोर नहीं करना चाहते, वो करना भी नहीं चाहते, इग्नोर भी नहीं करना चाहते। करना इसलिए नहीं चाहते कि वो नहीं चाहते ओबीसी को हक अधिकार देना, और इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहते कि इग्नोर कर देंगे तो इलेक्शन में नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अभी तक जैसे जो ओबीसी नेता जो कहें कि इस्टेब्लिश हैं, आपकी बातचीत होती होगी उनसे, अलग अलग दलों में भी हैं, आप चाहे तो समाजवादी पार्टी में हैं या भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, जैसे हम बरेली के ही जो सांसद हैं संतोष गंगवार जी, तो ये बहुत सीनियर सांसद हैं। तो इनके समय में क्योंकि मंत्रालय भी रहा है इनके पास में, और लेबर कोड पास हुए हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का जो गजट है वो भी पास हुआ, तो ऐसे जो ये सीनियर लीडर्स ऐसे हैं, तो क्या इन लोगों से बातचीत करके क्या रुख दिखाई देता है ओबीसी को लेकर? ओबीसी में जो पैदा हुआ है वो हर व्यक्ति ओबीसी का नेता है। यही ओबीसी समाज का जो भ्रम है, यही ओबीसी का सत्यानाश करवा रहा है। नेता ज़्यादा हैं? जो ओबीसी में पैदा होकर नेता बन गया वो ओबीसी का नेता है। अच्छा, मान लो कोई आदमी ओबीसी के घर में पैदा हुआ, फिर नेता बन गया, ओबीसी की कोई बात नहीं करता, ओबीसी का आदमी क्या मानता है, ये ओबीसी का नेता है। तो ओबीसी में पैदा हो गया मगर ओबीसी की कोई बात नहीं करता, तो ओबीसी का नेता कैसे? जो आदमी जीवन भर दूसरी तीसरी सारी बातें कर रहा है मगर ओबीसी की बात नहीं कर रहा है, उसको ओबीसी का नेता केवल इस बात के लिए मानना कि वो ओबीसी के घर में पैदा हुआ, ये ओबीसी के नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। तो जिनको आप ओबीसी का नेता कह रहे हैं, जो ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ता, उसको हम ओबीसी का नेता नहीं मानते। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसमें भी जो कुछ थोड़ा बहुत समझने वाले लोग हैं, या जो इस प्रकार के मूवमेंट चल रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा वो अब इन चीज़ों पर सोचने लगे हैं। तो अब आरएसएस के सामने कौन सा बीजेपी का ओबीसी का नेता है जो बोलेगा कि जाति जनगणना होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो बोल नहीं पाते हैं। नरेंद्र मोदी को आप कितना ओबीसी मानते हैं? मेरा यही कहना, नरेंद्र मोदी तो ओबीसी में पैदा भी नहीं हुई है मगर ओबीसी में हो गए, कन्वर्ट हो गया उनका। हाँ, ओबीसी में जाति परिवर्तन हो गया उनका। ओबीसी में पैदा नहीं हुई है मगर ओबीसी में हो गए। जाति परिवर्तन तो नहीं हुआ लेकिन ओबीसी में अपनी जाति को लाया तो ओबीसी हो गए। मगर सवाल यह है कि अब नरेंद्र मोदी को ओबीसी का नेता कैसे माना जाए? नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन काल में ओबीसी की कोई लड़ाई लड़ी? नरेंद्र मोदी ने जब अपने जीवन काल में ओबीसी के हक अधिकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ओबीसी के लिए कोई आंदोलन, उनका बहुत लंबा जीवन है, उनके बहुत लंबा जीवन है ना, राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है। उसके पहले संघ में उन्होंने काम किया, ऐसा उनका कहना है। तो ये सारे लंबे कैरियर में कभी उन्होंने ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी? जब कभी उन्होंने ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन लोगों के साथ खड़े रहे जो ओबीसी के हक अधिकारों के विरोध में हैं, तो नरेंद्र मोदी को ओबीसी का नेता कैसे माना जाए? वो तो मंच से ये कहते रहे हैं कि मैं ओबीसी का हूँ इसलिए लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। अब ओबीसी के लोग मुखर होकर बोलने लगे हैं, तो ओबीसी में जो वर्गीय चेतना जो हम लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पैदा हो रही, इसलिए ओबीसी कहना पड़ रहा है। पहले तो नहीं कहते थे, अभी कहना पड़ रहा है। अभी इसलिए कहना पड़ रहा है कि ओबीसी में वर्गीय चेतना पैदा हो रही है, अपने हक अधिकार के प्रति चेतना पैदा हो रही है, तो वोट लेने के लिए कहना पड़ रहा है। अच्छा चलिए, हो गए। तो मैंने तो कई बार कहा
कि भाई नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के लिए कोई ऐसा काम किया हो जिसका ओबीसी को फायदा हुआ हो तो वो बता दे। तो कोई भाजपा वाला बताने के लिए तैयार नहीं है। वो हल्ला मचाते कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, मगर उसकी ही बात नहीं मानते। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया कि इसमें गड़बड़ी हो गई है, आज तक सुधार नहीं किया। तो डंका बजाने का और उनकी जैसे नरेंद्र मोदी की कोई बात संघ वाले नहीं मानते, वैसे ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई बात नहीं मानते। इसका उल्टा भी तो कई लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी संघ की बात से ऊपर अपनी बातों को रखते हैं ओबीसी का वोट लेने के लिए। जब तक नरेंद्र मोदी का ऐसा संघ वाले भी चाहते हैं ऐसा ही प्रचार हो। ये लोग नहीं बोलते, ये संघ के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर कोई आदमी भाजपा आरएसएस का समर्थक नहीं है और अगर वो ऐसी बात कह रहा है, इसका मतलब वो संघ के ट्रैप में फंस गया है। क्यों फंस गया है? क्योंकि संघ ही चाहता है कि नरेंद्र मोदी बड़ा दिखे। नरेंद्र मोदी बड़ा दिखेंगे तब ओबीसी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करेगा। अगर संघ बड़ा दिखेगा तो संघ का नेता ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को क्यों ओबीसी वोट करेगा? आप उत्तर प्रदेश की में क्यों काफ़ी करीब से जानते हैं, आप है भी उत्तर प्रदेश के उस जगह से जहाँ पर अभी ये राम मंदिर निर्माण का और अभी बहुत सारा प्रचार प्रसार भी चल रहा है। तो इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी हैं वो उनका रुझान क्या, आपने आकलन क्या किया है? पिछली बार तो बुलाया था अयोध्या में, लोग गए नहीं। पिछली बार बुलाया था ना, तो लोग गए ही नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर के ओबीसी में कोई बहुत उत्साह है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर के ओबीसी में कोई बहुत ज़्यादा उत्साह है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और ऐसा ना लगने का कारण भी है। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता थे जो राम मंदिर आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। विनय कटियार थे, कल्याण सिंह थे, उमा भारती जी मान लीजिए मध्य प्रदेश की हैं। तो ये कई जो बैकवर्ड क्लासेज के नेता थे उत्तर भारत के, तो वो जो बड़े कई चेहरे थे, उन कई बड़े चेहरों को राम मंदिर आंदोलन के लिए इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन जब मंदिर का ट्रस्ट बनाया तो एक भी ओबीसी को नहीं रखा। तो लोगों को ये बात पता चल गई कि ओबीसी का इस्तेमाल केवल मुसलमानों से लड़ाने के लिए आरएसएस के पास है, इसके आगे ओबीसी के लिए कुछ नहीं है। तो ये बात लोगों को समझ में आ गई। दूसरी बात, लोगों को अभी अपने एजुकेशन की चिंता है, लोगों को अपने रोजगार की चिंता है, लोगों को अपने रिजर्वेशन, उनके हक अधिकार की चिंता है। उस सब मुद्दे पर तो बीजेपी खिलाफ में है। इस सब मुद्दे पर बीजेपी कोई काम तो कर नहीं रही है, बल्कि जो मिला हुआ है उसको भी ख़त्म कर रही है। तो आज ओबीसी के अंदर बड़ी वैचारिक चेतना आई है। और तीसरी बात, वो जो अयोध्या है उसका पुराना नाम साकेत है। तथागत बुद्ध, जिसको ओबीसी के लोग भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज थे, तो तथागत बुद्ध वहाँ 16 वर्षावास किए। तो वो जो जगह है, जब वहाँ लॉकडाउन में उसका काम ये लोग करवा रहे थे, तो वहाँ से जो निकला चीज़ें वो बुद्धिस्टों के निकले। तो अगर इस बात को जो समझा जाए तो वो जो साकेत है वो बौद्ध विरासत है, लेकिन उस बौद्ध विरासत के ऊपर जो है उसको दबा दिया जा रहा है और वहाँ मंदिर का हल्ला किया जा रहा है। तो ये जो बौद्ध विरासत है, ये ऐतिहासिक जो सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध, राजा प्रसेनजीत की ये जो विरासत है, ये विरासत तो देश के बैकवर्ड क्लास के लोगों की गौरवशाली विरासत है। तो ये गौरवशाली विरासत को भी ख़त्म करने का, नष्ट करने का काम, दबाने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। ये बात भी अब ओबीसी के लोग समझने लगे हैं। उसमें आप लोगों का बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया ने ज़्यादा बातें समझा दिया, नहीं तो हम लोग बोलते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती नहीं थी। अभी आप लोग दिखा रहे हैं, तो इसकी वजह से लोगों तक बात पहुंच रही है। जब लोगों तक बात पहुंच रही है तो लोग तथ्य निकाल रहे हैं, जानकारी निकाल रहे हैं, और जब बात उनको सही दिख रही है तो लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं।
और इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक विशेष तौर पे मैं आपसे एक अपने लोकल जगह की उसके हिसाब से बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बरेली में रहता हूँ, बरेली में, और बरेली ज़िला जो है ओबीसी की कुर्मी कास्ट की जो है बहुल एरिया है। और जैसा कि पहले ही बात कर रहे थे हम लोग कि संतोष गंगवार जी वहाँ लगातार सांसद रहे हैं, और बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे इसी रूप में ही सही कि जो भी सही हमारे बीच का आदमी एक सांसद है, इसी रूप में ही सही कि वो ऐसे लोकल लैंग्वेज में कहा भी जाता है कि अपनों मारे वो तो छाई में डारे हो। तो इस सारी चीज़ को लेकर जैसे जो अभी न्यू जनरेशन है वो लगातार सोशल मीडिया के उस ट्रैप में, उस प्रचार प्रसार में फंसी हुई है, और वो लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है वो एक दूसरे को वो अपना सर्कुलेट करते रहते हैं। तो उन युवाओं, ये ऐसी जो नई जनरेशन है ओबीसी की जो इस ट्रैप में है लगातार बनी हुई, इसके लिए कोई विशेष योजना पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से कोई बनाई गई हो तो बताइए। देखिए क्या है, सोशल मीडिया का हमारे लिए है, आपके लिए है, तो अगले के लिए भी है। जो उनकी आइडियोलॉजी है उसका सही और गलत उपयोग वो भी कर रहे हैं, और हमें भी सोशल मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, सही बातों के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों की कोशिश, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर ही चल रही है। अभी तो सोशल मीडिया का सत्र भी हमारा इसके पहले चल रहा था, तो ये एक बड़ी कोशिश ये चल रही है कि सोशल मीडिया में सही बातें पहुंचाई जाए। दोनों बातें पहुंचेंगी, एक गलत पहुंचेगी, एक सही पहुंचेगी। तो जो सही बात पहुंचेगी उस पर लोग तर्क करेंगे, उसका तथ्य देखेंगे, तो तर्क और तथ्य देखने के बाद लोग सही नतीजे पर पहुंचेंगे। हमारे संगठन में तो ऐसे ऐसे भी लोग आए जो आरएसएस के कई कई साल तक प्रचारक रहे। मतलब वो, आप तो नौजवानों की बात कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी के प्रभाव में आ गए किसी। हमारे संगठन में तो ऐसे भी बहुत सारे लोग आए जो 15-15, 20-20 साल तक आरएसएस के प्रचारक रहे, और जब उनको ये आइडियोलॉजी मिली तो उनको लगा कि हम कौन सी दुनिया में थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी की पहुंच अगर समाज तक हो जाए, इस आइडियोलॉजी को पहुंचा दिया जाए समाज तक, तो परिवर्तन हो सकता है। तो इस आइडियोलॉजी को पहुंचाने के लिए एक तो फिजिकली हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आप जानते ही, लगातार हम लोग यात्राएं चलाते हैं, संगठन के कार्यक्रम चलाते हैं, और चलो गांव की ओर भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। तो सारा हम लोग करते ही हैं। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया रूट लेवल तक, ग्रामीण इलाकों तक, बूथ लेवल तक पहुँचे, उसके लिए भी हम लोग अभी प्लानिंग बनाकर उस अभियान पर लगे हुए हैं। तो ये अगर नौजवानों तक पहुंचेगा तो हमारा यकीन और विश्वास है कि ये जो हमारी आइडियोलॉजी है, लोगों को हक अधिकार दिलाने की, किसी का इस्तेमाल करने की नहीं। जो आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो धर्म के नाम पर उकसाने की और उकसा करके लोगों का इस्तेमाल करने की आइडियोलॉजी है। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी हमारे महापुरुषों की, जो ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर और तमाम जो हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी जागृत करने की आइडियोलॉजी, गुमराह करने की आइडियोलॉजी नहीं है। जागृत किस बात के लिए करना है? अपने हक अधिकार के लिए जागृत करना है, अपने इतिहास के बारे में जागृत करना। तो ये जागृति जितना बढ़ेगी उतना ज़्यादा ही उनका प्रभाव कम होगा। तो ये जागृति बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात किसी को वोट देने की है, तो जातीय चेतना तो समाज में है, तो ये जातीय चेतना के खिलाफ ही तो सारी लड़ाई है। जब तक जातीय चेतना का प्रभाव हम कम नहीं करेंगे तब तक वर्गीय चेतना डेवलप नहीं होगी। जब तक वर्गीय चेतना डेवलप नहीं होगी तब तक ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकार खत्म किए जाते रहेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी को हक अधिकार नहीं मिलेंगे। तो वर्गीय चेतना पैदा करने के, अब होता क्या है कि आदमी लगातार कोई भी सरकार हो किसी पार्टी की, उसके खिलाफ है क्योंकि उसकी नीतियां उसको अच्छी नहीं लग रही। लेकिन फिर उसी की जाति के आदमी को उसी पार्टी ने टिकट दे दिया जिस पार्टी का वो खिलाफत कर रहा है 4 साल से। तो होता क्या है कि चलो यार, अपनी जाति का आया है, जाति की इज्जत रखना है। तो मैंने कई जगह कहा अपने सम्मेलनों में कि भाई, जाति का इज्जत रखने का कैसे सवाल है ये? अरे तुमने, जाति ने उसको कैंडिडेट बनाया होता तब हम मानते कि जाति का इज्जत का सवाल है। कैंडिडेट बनाया दूसरी पार्टी ने, वो पार्टी दूसरी जाति के लोग चलाते हैं, और सारी इज्जत का सवाल तुम्हारे खड़ा हो गया।
तुम्हारी जाति ने, तुम्हारी जाति इकट्ठा होकर के अगर उसको कैंडिडेट बनाती तब भी हम मानते कि चलो तुम्हारी जाति की इज्जत का सवाल है। कैंडिडेट बनाया किसी पार्टी ने और सारा सवाल तुम्हारी जाति की इज्जत का खड़ा हो गया। तो उस ट्रैप में फंस गए जिस ट्रैप में पार्टी चलाने वाले लोग फंसाना चाहते हैं। तो ओबीसी के या एससी एसटी के हक अधिकार ख़त्म करो और इन्हीं की जिस जाति का बाहुल्य जहाँ है उस जाति के लोगों को टिकट दो और उस जाति का जाति के नाम पर समर्थन लो और चुनाव जीतकर फिर इनके हक अधिकार ख़त्म करो। ये षड्यंत्र देश में चल रहा है। ये अभी बीजेपी कर रही है, कांग्रेस भी करती थी इसी प्रकार का षड्यंत्र। अच्छा पटेल जी, जैसे ये बाकी बातचीत अपनी जगह है, जैसे आपकी जो बुनियादी बात है, जो धार्मिक जाति चेतना का जो सवाल है, वो एक बड़ा चैलेंज जैसे हमने शुरू में ही बात की, जैसे ये धार्मिक चेतना, जैसे क्योंकि ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है देश के अंदर या किसी भी जगह स्टेट में चले जाएं, कहीं पे भी ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। धार्मिक चेतना भी जाहिर सी बात है उसी सेक्शन की ज़्यादा होगी क्योंकि संख्या बल उसका ज़्यादा है। तो पैरेलली जैसे कि ब्राह्मणवाद का अपना एक सांस्कृतिक वर्चस्व है, ओबीसी के गांव में एक ब्राह्मण उस सांस्कृतिक वर्चस्व के बदौलत जो है प्रभावशाली है, एक या दो ब्राह्मण भी अगर होंगे तो क्या इस सांस्कृतिक बदलाव के लिए कोई ओबीसी मोर्चा कोई सांस्कृतिक तरीके की कोई चीज़ जो धार्मिक चीज़ों का उनका बदलाव कर सके? जैसे मान लीजिए वहाँ पर ब्राह्मण हवन करा रहे हैं, मुंडन करा रहे हैं, नामकरण करा रहे हैं, तो पैरेलली ऐसा कोई सिस्टम आपने कोई डेवलप किया है जिससे कि उनकी धार्मिक चेतना में कुछ चेंजेस आए? देखिए क्या है, पहले तो मुद्दा ये है कि हम जो चेतना पैदा कर रहे हैं कि जो ब्राह्मणों ने जो सिस्टम निर्माण किया, जो व्यवस्था निर्माण किया, उससे बाहर निकलो। जब वो उससे बाहर निकलने को सोचते हैं तुरंत उनको आवश्यकता हो जाती है कि हम कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करें। तुरंत उनको हम शादी किससे करवाएं, विवाह किससे करवाएं, या मरने के बाद हम कैसे करें। तो उसके लिए जो हमारे तमाम महापुरुष रहे उन्होंने रास्ता दिया है, तो उसके लिए हमें नहीं लगता कोई नया रास्ता बनाने की ज़रूरत है। तो हम उनको जो हमारे महापुरुषों का रास्ता है वही रास्ता बताते रहते हैं। महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने इसका बहुत बड़ा रास्ता दिया। एक तो कैसे शादी करना है, कैसे विवाह करना है, कैसे उनको पता नहीं है ना। नहीं तो ये बताते ना हम लोग, ये रास्ता है बताइए। ये नहीं, वो उसका सारा सिस्टम है कि अपने ही समाज के लोग, जैसे अभी मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई तो वैसे तो बहुत बड़ा भंडारा करना पड़ता है, पंडितों को खिलाना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो रामस्वरूप वर्मा ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा, कुछ नहीं करना है, आप एक शोक सभा का आयोजन करो, जितने भी उनको जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको बुला लो एक दिन में, और उनके बारे में जो है लोग कुछ बातें रखें और उसके बाद लोग चले जाएं। किसी को खिलाने पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से शादी विवाह का क्या है, उसका पूरा एक जो है शपथ का कार्यक्रम है कि भाई लड़का लड़की कि हम इनको स्वीकार करते हैं तो इनको स्वीकार करते हैं और हम इनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार का मतलब वो सारा वैज्ञानिक तरीके से, उसमें कोई ढोंग ढकोसले वाली बात नहीं है। तो वो वैज्ञानिक यही तरीका ज्योतिबा फूले ने भी शुरू किया था। सत्यशोधक समाज का जो काम था वो काम यही था, और उसके लिए उनको कोर्ट भी जाना पड़ा था क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो हमारा ही है कि हम ही सारा कर्मकांड करवाएंगे। तो कोर्ट से ज्योतिबा फूले ने उस समय केस जीता कि नहीं, हम भी करा सकते हैं, हम अपने समाज का करेंगे। तो हमारे समाज के लोग खुद ही अपना करें। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ जाहिल तो रह नहीं गए हैं, तो कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पटेल जी से हमारी जो बातचीत हुई, उन्होंने काफ़ी विस्तार से जो पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थितियों, उसके बीच में काम करने की चुनौतियों के विषय में बातचीत की, और उनके बीच बदलाव होने के जो तौर तरीके हैं वो क्या विकसित किए जा सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडस न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। हम चाहेंगे कि ये बातचीत का सिलसिला हमारा आगे जरूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया।